नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस शुभ अवसर पर रेलवे एग्जाम्स 2024-25 स्पेशल साइंस की प्रीवियस ईयर बेस्ट एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में भी 2023 और 24 पर अपन फोकस करेंगे। बात कर रहे हैं आपका एग्जाम टीसीएस ले रही है 2024-25 का रेलवे का। इससे पहले अभी लेटेस्ट आपको पैटर्न पता चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, वेटेज साइंस का सबसे अधिक है। एएलपी हो गया, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी सभी में। तो इन सभी के लिए फ्रूटफुल आपकी सीरीज़ रहने वाली है। आपको बता दूं 2023 में एसएससी के सारे एग्जाम्स टीसीएस ने लिए हैं और 24 के भी लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2023 प्लस 24 के कुल मिलाकर 1155 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ही 23 और 24 वर्ष में एसएससी के 473 सेट में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं और 1155 क्वेश्चंस अपन एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करेंगे। जैसे 2024 में अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट आपका सीजीएल का हुआ, फिलहाल एमटीएस का चल रहा है, ये हो जाएगा तो उसको भी अपडेट कर देंगे आंसर की के बाद में। तो यहाँ आप देखेंगे तो टोटल 163 सेट में 24 में ये सभी एग्जाम्स हुए हैं और इनके 526 क्वेश्चन। और 2023 में आप देखेंगे 310 सेट में ये वेरियस एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, फेज 11, जीडी, जेई, स्टेनो। तो टोटल यहाँ पर 9 एग्जाम्स हो जाएंगे। इन 9 एग्जाम्स के ईयर 2023 में 629 क्वेश्चन हैं। तो इसमें पेज नंबर वाइज आप डायरेक्ट क्लिक करके जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक भी कर पाएंगे। ये एक ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। बाकी इस सीरीज में अपन करने क्या वाले हैं, टोटल 1155 क्वेश्चन से पर डे 50 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में। जैसे 1901 में आपको पूछ लिया नोबेल प्राइज गति वो एक तरीके से केमिस्ट्री का, तो 1901 में शुरुआत हुई तो मैंने फिजिक्स का, चिकित्सा का, साहित्य का सारा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो बिल्कुल आपका साइंस का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पर डे 50 क्वेश्चन के द्वारा अपन यहाँ पर लगभग 23 दिन में ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। यानी 25 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर एक चैलेंज लेकर इसको कंप्लीट करेंगे बिना कोई गैप दिए। तो ये आप फ्रीली देख सकते हो। और आप चाहते हो ये पूरे 1155 क्वेश्चंस की ये ई बुक डाउनलोड कर, जिसमें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में 2023 में मिल जाएंगे ये, और 24 में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में रखा गया है। आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 50% क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए गए हैं, कुछ में अभी रह गए हैं। तो जैसे जैसे ये सीरीज कंप्लीट करेंगे इस पीडी को अपडेट करता रहूँगा। तो आप कहेंगे अपडेटेड पीडीएफ मेरे को फ्री में कैसे मिलेगी, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि साइंस के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के, अच्छा खासा लेवल यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो 2023-24 का आपको पैटर्न पता चल जाएगा, तो रेलवे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर साबित होने वाला है। अभी समय कम है तो आपको रेलवे एग्जाम में फोकस किस पर करना है। यदि साइंस में कर रहे हो तो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट पैटर्न यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी दिवाली ऑफर पर ये ई बुक आपको लोवेस्ट प्राइस में 50% डिस्काउंट में कैसे डाउनलोड करनी है, केवल शुरुआती 100 जो बाई करेंगे उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर इसकी प्राइस बढ़ा देंगे। तो अपन सेशन शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ, पीडीएफ को बाद में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी, कैसे फ़ायदा उठाना ऑफर का। उससे पहले आप जान सकते हो अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो पर सबसे अच्छी डील चल रही है। टेक्स्ट बुक पास प्रो पर दिवाली ऑफर लाइव है फिलहाल, लोएस्ट प्राइस में अभी आपको पास प्रो मिल रहा है। तो इससे जितनी हो सके कम से कम एग्जाम से पहले 30 से 40 मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सहित। यहाँ पर आप देखेंगे 2 वर्ष वाला किफायती पड़ रहा है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप इसमें लोएस्ट प्राइस में ये डील ग्रैब कर सकते हो। यानी लगभग 1 साल का 263 रुपये के अकॉर्डिंग आपके पड़ जाएगी। तो जो आप इंतजार कर रहे थे लोवेस्ट प्राइस का, वो फिलहाल लाइव है। कैसे पास प्रो लेना है आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की डाल दूंगा, जिसको आप चेकआउट कर लें। पूरा प्रोसेस बताया गया है किस प्रकार ये यूज़फुल रहता है, क्योंकि अभी 2 साल में आपको पता है 2025 का भी रेलवे का कैलेंडर आया है। तो ये बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा यदि अभी से आपने पास प्रो ले लिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको इस टाइप से तैयार किया गया पीडीएफ को, जैसे आपको सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस देखने हैं तो डायरेक्टली आप इस वाले लाइन पर रो पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर ये इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे सीजीएल 2024। आपको मान लेते हैं जीडी 2024 के साइंस के क्वेश्चन देखने हैं तो ये यहाँ से आप देख पाएंगे जीडी 2024 के स्टार्ट है। तो हमारी वेबसाइट पर आप आकर होम पेज से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा। शुरुआती 100 यूज़र के लिए इसकी प्राइस यहाँ पर 38 से भी घटकर 30 रुपये हो जाएगी। और जैसे जैसे आपको और बता दूं एमटीएस का भी आंसर क्या आएगी तो वो अपडेट कर देंगे इसके क्वेश्चंस आपको फ्री में इसी के साथ में। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, यहाँ बाई नाउ पर क्लिक करके प्रोसीड करके जैसे ही पेमेंट होता है आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, और दोबारा आप अपनी एक लॉगिन आईडी बन जाएगी और कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही दोबारा आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी बनी हुई है, और इस पीडीएफ को दोबारा ओपन करेंगे। इसको मैं अपडेट भी कर कि उस क्वेश्चन ऐड करता हूँ एक्स्ट्रा फैक्टर और कुछ ऐड करके, तो आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। इसको यहाँ पर एक बार आपने अभी पेमेंट कर दिया तो कभी भी इसको दोबारा आप डाउनलोड यहाँ से वेबसाइट पर कर पाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज 50 क्वेश्चंस पर डे 23 दिन में इसको कंप्लीट करने का एक चैलेंज लेते हैं।
और बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। सीजीएल, अब यहाँ पर अपन शुरुआत कर रहे हैं तो सीजीएल 2023 के साइंस के 112 क्वेश्चन हैं, इनमें से 50 क्वेश्चन शुरुआती देखते हैं, टोटल 1155 अपन पूरी कर देंगे एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। पहला सवाल आपके समक्ष है, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों की अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो ये बिल्कुल हिंदी में रहने वाली पूरी। तो ये प्रजनन रणनीति, परजीवी क्या होता है, जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। जैसे जूं हो गई, जूं अपने बालों में रहती है और अपना फायदा उठाती है, अपन को कुछ नहीं मिलता है, अपना तो नुकसान ही हो रही है, बालों से पोषण लेके जा रही है। तो जूं को फायदा हो रहा है, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेंगे और उनके बदले उनको दूसरों को कुछ नहीं मिलेगा, वो परजीवी है। तो आपको एक प्रजनन रणनीति का नाम बताना है जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को, परजीवी का बच्चा है उसको अन्य जीव के हवाले छोड़ देंगे और उस अन्य जीव से वो पोषण लेता रहेगा, परजीवी का बच्चा। तो वो कहलाती है श्राव परजीविता। श्राव यानी उनका बच्चा और परजीविता यानी दूसरों पर डिपेंड रहता है उनका श्राव, उनका बच्चा। तो एक प्रकार की परजीवी रणनीति जिसमें परजीवी जीव अपने शावकों को अन्य जीवों के संसाधनों का उपयोग करने के लिए छोड़ते हैं ताकि वे उन्हें पोषण के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर ये जो परजीविता जैसे बात कर लेते हैं, सीधा परजीवी माता पिता से पोषण प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि दूसरों से डिपेंड रहते हैं। अपने अंडे को ऐसे स्थान पर ये परजीवी छोड़ेंगे, यानी उनका बच्चा अंडा, जहां शावकों को भोजन या सुरक्षा मिल सके। इस प्रक्रिया में अन्य जीवों की ऊर्जा और संसाधन परजीवी शावकों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और डिटेल में देख, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक उदाहरण सहित आपको बता देते हैं। जैसे ततैया जो होता है ना, वो और जो भृंग, ये दोनों ही ऐसी प्रजातियां हैं जो श्राव प्रजाविता के प्रमुख उदाहरण हैं। कैसे, ततैया और कीड़े, कई प्रकार की ततैया अपने अंडे किसी अन्य कीट जैसे कैटरपिलर, कैटरपिलर किसे कहते हैं, तितली को या मक्खी के शरीर पर छोड़ देते हैं। तो ततैया अपने अंडे को मक्खी के शरीर पर छोड़ दिया और ततैया का लार्वा अंडे से निकलते ही उस कीट को खाना शुरू करेंगे जिस पर इसको छोड़ा गया है। और ये प्रक्रिया अक्सर इस तरह से होती है कि शिकार जीवित रहता है, जिस पर इनको छोड़ेंगे वो जीवित रहेगा और धीरे धीरे उनको खाना स्टार्ट करेंगे और पोषण प्राप्त करेंगे। तो बच्चा भी उनका, परजीवी खुद तो दूसरों पर डिपेंड है, उनका बच्चा भी किस प्रकार दूसरों पर शुरुआत में ही डिपेंड हो जाता है। ये श्राव प्रजाविता का एक अच्छा उदाहरण है। अब अगला सवाल देखते हैं। 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो रासायनिक गति के लिए यहाँ पर 1901 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का आपको पूछा है, जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हॉप को दिया गया है। सभी विषयों की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, शुरुआती नोबेल है। भौतिकी, फिजिक्स का 1901 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, विलियम कॉनरॉड रोंटजन को। एक्सरे किरणों की खोज की थी डब्ल्यू सी रोंटजन ने, ध्यान रखना, जो चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज थी। और भौतिकी के लिए डब्ल्यू सी रोंटजन को एक्सरे किरणों की खोज हेतु यहाँ पर नोबेल मिला शुरुआती। रसायन विज्ञान की बात करें तो जैकबस हेनरिक्स वैन टी हॉप जो आपको पूछा है, इन्होंने विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज। उसके बाद बात करें चिकित्सा का, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का शुरुआती नोबेल किसे मिला है, तो एमिल एडोल्फ वॉन बेहेरिंग को दिया गया है। उपलब्धि इनकी क्या रही है, तो डिप्थीरिया के इलाज के लिए सीरम थेरेपी का इन्होंने विकास किया है। और साहित्य का सबसे पहला नोबेल 1901 में सूली प्रुधोम को दिया गया है। इनकी काव्यात्मक रचनाओं में भावनाओं की गहराई और सौंदर्य का अद्भुत संयोजन था। तो यहाँ पर साथ साथ चिकित्सा, भौतिक, केमिस्ट्री का तो विज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी जीके की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य का सूली प्रुधोम को दिया गया है। शांति का विजेता जीन हेनरी डूना है, जीन हेनरी डूना और फ्रेडरिक पस्सी, इनको मिला है शांति का 1901 में। उपलब्धि क्या थी, रेड क्रॉस की स्थापना इन्होंने की है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई है और तब से ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का शुरुआत में नहीं दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, किसका उपयोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइयर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हीलियम का। यहाँ पर एक टर्म आप देख पा रहे हो LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। आप कहेंगे ये क्या है, तो ये दोस्तों पार्टिकल एक्सलरेटर है, कोई कण को त्वरक है, गति देनी है, अत्याधुनिक, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये कण त्वरक है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। इसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN द्वारा जिनेवा
स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है मूलभूत कण जो प्रोटॉन और आयन है ना, उनकी टक्कर करवाकर ब्रह्मांड की रचना और कण भौतिकी के नियमों का अध्ययन करना है। इसका लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो एक कण त्वरक का काम करता है। तो इसमें इन्होंने पूछा, साथ ही साथ एमआरआई जो स्कैनर, एमआरआई जो अपनी इमेजिंग में काम आता है, अपने शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको स्कैन करने के लिए, जैसे ब्रेन की एमआरआई की जाती है, जो सीटी स्कैन होती है ना, इसी प्रकार यहाँ पर मैग्नेटिक चुंबकीय गुण का प्रयोग किया जाता है, जो खतरनाक नहीं है। सीटी स्कैन में तो एक्सरेज रह जाती है, किरणें खतरनाक, लेकिन एमआरआई एक तरीके से सेफ है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर भी है। इसमें अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। शीतलन माध्यम के रूप में ठंडा करने के लिए हीलियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम तापमान पर चुंबकों को ठंडा रख सकता है। हीलियम लगभग -269 सेंटीग्रेड से इसके आसपास के ताप तक ये ठंडा रख सकता है। अब यहाँ पर एक और केमिस्ट्री का एक लॉजिक का सवाल, एक तत्व एक्स की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो आप डायरेक्टली कहेंगे इसकी परमाणु संख्या 9 होगी। वो कैसे होगी? तो इसको आप कैसे लॉजिकली ज्ञात कर पाएंगे? तो आवर्त का मतलब क्या होता है कि उनका तत्वों के पास कितने इलेक्ट्रॉन शेल है, कोष कितने हैं, लेवल कितने हैं। जो K L M N होता है ना, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 8, ये पूर्णतः भरा हुआ, पहला पूर्णतः 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 8। तो यहाँ पर जो आवर्त 2 है, यानी इसमें 2 शेल हैं। 2 शेल में आपका K और L है। K शेल में आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास समूह 17 है। समूह 17 का क्या मतलब हुआ? समूह 17 जो होता है ना, हैलोजन परिवार है, जिसमें आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सभी आयोडीन है। तो इनके तत्वों में अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 17वां ग्रुप है। 17वें ग्रुप के लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 18वें ग्रुप में लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार 16वें में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन वाला। तो ये जो 17वां ग्रुप है, तो इसके लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोष कौन सा है? 2 ही तो कोष है यहाँ पर, क्योंकि आवर्त 2 है तो 2 कोष है। लास्ट में कितने हैं? 7 है। लास्ट में अधिकतम 8 हो सकते हैं, लास्ट में 7 है। इसका मतलब पहला कोष पूरा भरा हुआ तभी दूसरे में आया, तो पहले में 2 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 7 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन यानी इनकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार ज्ञात करते हैं। 9 परमाणु क्रमांक किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ठीक। अगला सवाल आप देखेंगे, लाइनस कार्ल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला? अब नोबेल से सवाल काफ़ी पूछे गए हैं 2023 में यहाँ पर टीसीएस ने। तो ये 1954 में दिया गया है। लाइनस कार्ल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति के लिए एक तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया 1954 में पोलिंग को। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। ये जो सवाल है 2023 में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? मैंने टेलीग्राम पर भी इसको अपडेट किया था। लाल शैवाल आप इसमें देखेंगे तो नाम से स्पष्ट है, लाल इन रेड रोडोफाइसी। लाल शैवाल रोडोफाइसी है। आप कहेंगे फियोफाइसी ये कौन सी है? फियोफाइसी है भूरा शैवाल। आपको पूछ ले भूरा शैवाल, भूरा फियो है, ब्राउन है, फियो है। नेक्स्ट आपको पूछ ले हरा, आपको पता है क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, तो क्लोरोफाइसी है हरा शैवाल। रोडोफाइसी लाल शैवाल है, और इसमें लाल शैवाल में लाल रंग होता है, फाइकोबिलिन जो वर्णक है पिगमेंट के कारण होता है। लिवरवॉर्ट भी आपको दे रखा है, ये शैवाल नहीं है। लिवरवॉर्ट एक गैर फूल वाला पौधा है, और एक तरीके से यहाँ पर दे रखा कि शैवाल बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और फाइसी, तो एक क्रिप्टोफाइसी भी आता है। क्रिप्टोफाइसी होता है जिसका रंग लाल और भूरा दोनों होता है। लाल को आपने रोडो कहा है, भूरा को आपने फ्यू कहा है। लाल भूरा दोनों का शैवाल हो जाएगा, वो क्रिप्टो हो जाएगा, वो क्रिप्टो करेंसी है। एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, ये फाइसी आप कहेंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना, क्योंकि आपको वो लाल भूरा कर सकती है, इतनी रिस्की है। अगला सवाल नंबर 7। सवाल पूछा है कि हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो वसा और तेलों का पूर्ण और अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कब होता है? जब वो हवा, प्रकाश, नमी, भोजन, खराब भोजन के संपर्क में आएंगे और जीवाणुविक क्रिया होगी, यानी तेल एक तरीके से भोजन के टच में है तो उसका अपघटन जीवाणु करेंगे, तो उस तेल से भी गंध आएगी, एक तरीके से पूरा अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा उनका। तो ये विकृति गंधन कहलाता है, विकृति गंधन। या फिर इस प्रक्रिया को दोस्तों रासायनिक रंजकन भी कहते हैं, केमिकल रेंसिडिफिकेशन। रासायनिक रंजकन भी इसे कहा जाता है, जिसमें हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों का पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन होता है, जिसके कारण गुण, स्वाद और गंध में चेंजेज आता है, या फिर इसे विकृत गंधन भी कहते हैं।
वैसे विकृत गंधन थोड़ा एक अलग टर्म है। इस प्रक्रिया में मृत जीवों या मृत जैविक सामग्री के अपघटन, मृत जीवों का जब अपघटन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद के द्वारा या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा, तब जो गंध उत्पन्न होती है ना, ये प्रक्रिया तब होती है जब कोई जीव मर जाता है एक तरीके से, तो उनके प्रोटीन वगैरह जैविक पदार्थों का अपघटन होता है, इसे कहते हैं दोस्तों विकृत गंधन। और जो भोजन में जो गंध आती है, जो उसमें तेल पड़ा हुआ है, जीवाणु क्रिया के द्वारा उसका ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं होता है, उस केस को रासायनिक रंजकन कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, स्तनधारियों के यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जो स्तनधारी अपन है, अपने लीवर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो है कूफर सेल्स। क्या केवल कूफर कोशिकाएं पाई जाती है स्तनधारियों के यकृत में? नहीं पाई जाती हैं। ये तो पाई जाती है, मेन जो कोशिका है जैसे इसमें हेपेटोसाइटस, ये कोशिका है स्तनधारियों के यकृत में, मुख्य रूप से हेपेटोसाइटस। कौन सी कोशिका यकृत में? लीवर में। हेपेटाइटिस रोग आपने नाम सुना है, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया हेपेटाइटिस है, अपना लीवर प्रभावित होता है, तो वही हेपेटोसाइट्स हैं, ये कोशिकाएं अपने लीवर में पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं यकृत का प्रमुख कार्यात्मक भाग है। प्रमुख कार्यात्मक जो यकृत का भाग है, जो वसा का पाचन करता है या फिर पित्तरस बाइल जूस के द्वारा। बाकी लीवर क्या करता है, एक तरीके से अपने शरीर में जितना भी जहर बनता है उसको वो सही करता है, प्यूरिफाई करता है चीज़ों को। हेपेटोसाइटस, हेपेटोसाइटस में दो कोशिकाएं आती है, ठीक है। तो इसमें आपकी एक तो कूफर कोशिकाएं, एक आती हैं स्टेलेट कोशिकाएं। तो ये वसा और विटामिन ए का संग्रह करती है और यकृत के घाव भरने में महत्वपूर्ण है। कौन सी हैं? सेटेलाइट सेल्स। और कूफर कोशिकाएं हैं, ये मैक्रोफेज की तरह कार्य करती है और यकृत में रोगाणु और मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है। यकृत में रोगाणु और मृत कोशिका को नष्ट करने में कूफर और सेटेलाइट कोशिकाएं हैं, ये एक तरीके से वसा का संग्रह करती हैं, विटामिन ए का वसा में घाव भरने में काम आती है। अगला सवाल देखते हैं, हाइपोपैराथायरिडिज्म यानी थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो गया, सॉरी वो हाइपर है, ये हाइपो यानी कम हो गया। हाइपो यानी THS लेवल है वो आपके गड़बड़ है, T3 T4 ये सभी थायराइड ग्रंथि के ही हार्मोन है। तो इसमें हाइपोपैराथायरिडिज्म, हाइपो यानी कमी, हाइपर यानी ज़्यादा। सवाल पूछा है कि हाइपोपैराथायरिडिज्म, दूध चिकित्सक के रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया, इसके इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? विटामिन डी में दो टाइप का होता है, D3 D2। तो यहाँ पर आपको पूछा हाइपोपैराथायरिडिज्म या फिर दूध चिकित्सक की रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया के इलाज के लिए कौन सा विटामिन डी का इस्तेमाल होता है? तो ये विटामिन डी है दोस्तों एर्गो कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में जो D2 है ना, उसका रूप है। ये पौधे और कवक में पाया जाता है, विशेषकर है अपना पौधा और फंगस कवक, और सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आने पर बनता है। विटामिन डी है, कहते हैं कि सूर्य से प्राप्त होता है। आप सोचते हो कि सूर्य से क्या विटामिन डी अपने शरीर में एब्जॉर्ब होता है? ऐसा नहीं है। विटामिन डी सूर्य की किरणों का योगदान रहता है। विटामिन डी तो अपने शरीर में ही कन्वर्ट होता है एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है। वो आप कह सकते हैं एज ए उत्प्रेरक कैटालिस्ट का काम करता है। तो यहाँ पर विटामिन डी में भी दो हैं, एक तो ये आपका एर्गो कैल्सीफेरॉल और एक कोले कैल्सीफेरॉल नाम के विटामिन D3 का जो नाम है। और ये जो D2 विटामिन है या फिर एर्गो कैल्सीफेरॉल है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपनी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनका अवशोषण, अब कैल्शियम रक्त में तो पड़ा है, ब्लड में तो पड़ा है, लेकिन शरीर में हड्डियों के रूप में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ब्लड में घूम रहा है, लेकिन उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषण करने के लिए उसमें विटामिन D2 और D3 का सहयोग ज़्यादा रहता है। और हाइपोपैराथायरिडिज्म ये क्या होती है? इस स्थिति में पैराथायराइड ग्रंथियाँ पर्याप्त पैराथार्मोन हार्मोन नहीं बनाती है। हाइपो का मतलब कम, थार्मोन हार्मोन बन रहा है। और जो ये थार्मोन, ये हार्मोन है, ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है। और जब रक्त में कैल्शियम का स्तर इस हार्मोन की कमी के कारण है वो कंट्रोल नहीं होगा, हार्मोन कम होगा, तो रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाएगा, जिससे हड्डियां अपनी कमजोर हो जाती हैं। इस हेतु D2 विटामिन है या फिर एर्गो कैल्सीफेरॉल का होना आवश्यक है। 3 टर्म आपने इस सवाल में देखी है। एक आपने देखी है दूध चिकित्सक के रिकेट्स, एक देखी है आपने पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया, एक देखा है आपने हाइपोपैराथायरिडिज्म यानी थायरॉक्सिन, एक तरीके से पैराथार्मोन हार्मोन की कमी है यहाँ पर। तो ये जो दूध चिकित्सक के रिकेट्स हैं, इसका मतलब है रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है, जिसमें हड्डियाँ मुलायम और कमज़ोर हो जाती है, बच्चों को चलने में कठिनाई आती है, हड्डियाँ मुड़ जाती है, ये रिकेट्स है। और हाइपोफॉस्फेटेमिया
ये एक आनुवांशिक विकार है, पारिवारिक बोल रखा है ना, यानी जेनेटिक्स है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, जिसमें किडनी फास्फोरस को रोक नहीं पाती है, इसे पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। इससे रक्त में फास्फोरस का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सो हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। एक दोस्तों D3 हार्मोन आता है जिसे बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन भी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब हम सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो हमारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल ही D3 में कन्वर्ट होता है, बाकी D3 अपने एक्चुअली शरीर से ही बनता है। मछली का तेल, अंडे की जर्दी है, मछली है, ट्यूना वगैरह नाम है इनका, तो D3 हार्मोन के ये कुछ सोर्स हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। सवाल नंबर 10, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कैल्शियम की जो व्युत्पत्ति है लैटिन शब्द कैलक्स से हुई है, ये कैलक्स टर्म है। और कैल्शियम इसका अर्थ होता है चूना। कैलक्स जो लैटिन टर्म है इसका अर्थ है चूना। चूना कैल्शियम के यौगिक के फॉर्म में होता है, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो CaCO3, तो इसे चूने से, इस कैलक्स से ही कैल्शियम की व्युत्पत्ति हुई है। अब आप कहेंगे और भी हमको लैटिन नाम बताओ, उनका अर्थ बताओ। तो और जैसे पोटेशियम है, नाम तो पोटेशियम है लेकिन ये प्रतीक इसका के है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति कैलियम से हुई तो कैलियम का के लिया गया है पोटेशियम में, और ये चूने से निकला है, एक यौगिक है कैलियम। सोडियम, सोडियम आप कहते हो, इसका नाम सोडियम है लेकिन Na प्रतीक है, क्योंकि ये नेट्रॉन, नेट्रॉन ये लैटिन नाम है सोडियम का। कार्बन, कार्बन का लैटिन शब्द है कार्बो यानी कोयला। फास्फोरस, फास्फोरस पी के फॉर्म में, ये फॉस्फोर, फॉस्फोर ये प्रकाश देने वाला हो जाएगा। सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन है ये सिलेक्स, इसका लैटिन शब्द है। सोना गोल्ड है, आप कहते हो सोना कहते हो, गोल्ड कहते हो, लेकिन इसका प्रतीक Au है, क्योंकि लैटिन नाम इसका ऑरम है। चांदी का लैटिन नाम Ag है, आप भले ही चांदी या सिल्वर कहो लेकिन Ag यानी अर्जेंटम हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म, जैसे मरकरी जो आप पारा बोलते हो, प्रतीक मरकरी का सभी को पता है Hg है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रार्जिरम, ये तरल चांदी इसे आप कहेंगे, लैटिन में अर्थ होता है इसका तरल चांदी, मरकरी। लेड जैसे पीबी में आप लिखते हो, प्लम्बम इसका अर्थ हो जाएगा। टंगस्टन, टंगस्टन नाम टंगस्टन है लेकिन प्रतीक इसका W है, ध्यान रखिए, यानी वॉल्फ्राम, वॉल्फ्राम है टंगस्टन खनिज का पुराना नाम है। टिन, टिन को आप एसन से लिखते हो, प्रतीक एसन है लेकिन टिन कहते हैं, इसका लैटिन शब्द है दोस्तों सेटेनम। आयरन Fe इसका प्रतीक है, तो ये फेरम हो जाएगा लैटिन। कॉपर का Cu है तो कॉप्रम। तो ये प्रमुख आपको साथ साथ ये भी कवर हो रहे हैं चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है? कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन है, ये राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकांग में पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम है बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग है, और बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग है प्रो और यूकैरियोटिक। वैसे अपने शरीर की कोशिकाएं यूकैरियोटिक है, जो एक विकसित केंद्रक होता है उसमें, प्रोकैरियोटिक में विकसित केंद्रक नहीं होता है। तो उसमें कौन सा कोशिकांग है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में एक तरीके से मौजूद कोशिकांग कौन सा, दोनों में राइबोसोम होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका धैर्य होता है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और दोनों में DNA होता है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर राइबोसोम है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट आपका सवाल है, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन यानी CCl फॉर्म, CCl4 यानी क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म। अब और कुछ अपन प्रचलित नाम की तरफ फॉर्मूले देखते हैं केमिस्ट्री के। नीला थोथा, नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, साथ में 5 जल के अणु। हरा थोथा होता है आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसमें 7 जल के अणु है। जल के अणु ध्यान रखना है, नीले में 5 होते हैं, हरे में 7 होते हैं, ठीक है, नीला 5 हरा 7। अपने 5 अंगुलियां हैं तो ब्लड रिफ्लेक्शन के कारण आपको नीला दिखाई देता है। हरा, आप साथ साथ रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। एक सवाल पूछा गया था 2018 में रेलवे में कि मुरियाटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? मुरियाटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एक्वारेजिया का रासायनिक सूत्र आपको पूछ रहे तो एक्वारेजिया है, इसमें 3 तो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यहाँ पर अणु, और एक होता है HNO3 का। आप कहेंगे 1 3, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूज रहता है, कैसे याद रख लें? तो यहाँ पर आप HCl में देखेंगे ना 1 2 3 लीटर है, तो यहाँ पर 3 लीटर से याद रखना कि 3 HCl है और एक आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड है। यही आपका, गलत कह दिया क्या?
सही कहा, इनका रेशियो यही है, 3 HCl है, 1 HNO3 है, 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड है, 3 पार्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक है। अब एक साल्ट पीटर का भी नाम आता है, इसका फॉर्मूला है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट है साल्ट पीटर। और आप चौक, चूना पत्थर, संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही सूत्र हैं। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर। बिना बुझा हुआ चूना आपको पूछ ले, क्विक क्लाइम पूछ ले तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको बुझा देंगे पानी डालकर, तो बुझाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। साधारण नमक NaCl है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कहेंगे। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु हैं। कास्टिक सोडा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सुहागा Na2B4O7 10H2O। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का हाल थ्राइज और 24H2O है। लाल दवा KMNO4 है। कास्टिक पोटास KOH है। शोरा KNO3 है। विरंजक चूर्ण, अब KNO3 को साल्ट पीटर या शोरा कहा जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ठीक है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 जल के अणु हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु है, हेमी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये सारे सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपको पूछा है 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ह्यूकल का नियम जो 4n+2 वाला पूछा है, तो ये हक्कल ने दिया है, एरिच ह्यूकल का हक्कल का। जैसे यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक के बारे में इन्होंने डिफाइन किया था, जो एरोमेटिक यौगिक, एक बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक यौगिक है, नेप्थलीन एरोमेटिक यौगिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक यौगिक है। इनके फॉर्मूले से काफ़ी बार सवाल आता है कि नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या है। नेप्थलीन और एंथ्रासीन, बेंजीन में तो एक लेयर ऐसे होती है, ठीक है। अब 2 लेयर हो जाए, ये इस प्रकार आपके रिंग हो जाए, तो ये आपका नेप्थलीन हो जाएगा। और 3 हो जाए ऐसी रिंग, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके एंथ्रासीन का। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये सभी जो एरोमेटिक यौगिक हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, जो कि 4n+2 के नियम का पालन करता है। तो ये 4n+2 का नियम हैकेल ने दिया है, ठीक। सवाल आपको पूछा है कि समूह 17 के किस तत्वों के क्रमश 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ में 35 और 37 AMU दरमियान के 2 समस्थानिक हैं। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान यहाँ पर अलग हो रहे हैं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो रही है। समस्थानिक जैसे आप आइसोटॉप कहते हो, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं वो प्रचलित हैं, Cl35 और Cl37 है। तो यहाँ आप देखेंगे Cl35 में 35 AMU द्रव्यमान रहता है, और इसमें आपका ये 35 AMU द्रव्यमान है। Cl35 में लगभग आपको इसमें ये द्रव्यमान ज़्यादा मिलेगा, 35 AMU वाला 75% मिलेगा, इसलिए स्थिर है। और 37 में आपको मिलेगा लगभग 24-25%। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, आइसोटॉप कहलाते हैं। इसमें प्रोटॉन है वो तो समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से प्रोटॉन समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही एक तरीके परमाणु भार या द्रव्यमान बनाता है। उदाहरण के रूप में बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम में क्या होता है, द्रव्यमान 1 का होता है, और ड्यूटेरियम में द्रव्यमान होता है 2 का, और ट्राइटियम में द्रव्यमान होता है 3 का। तो यहाँ पर यह जीरो एक तरीके से न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 हो गया और यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 हो गया। प्रोटॉन सभी में 1 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही ये द्रव्यमान बनाते हैं। तो यहाँ आपको पूछा है कि कौन सा कितने फीसदी रहता है। तो प्रोटियम में रहता है लगभग हाइड्रोजन के समस्थानिक में 99.98% प्रोटियम है। ड्यूटेरियम है 0.02 और बहुत कम प्रचुरता है ट्राइटियम की। इसी प्रकार कार्बन के यहाँ पर समस्थानिक आप देख सकते हो, C12, C13, C14। C12 हाइएस्ट है 98.89, 13 में 1.11 है। ऑक्सीजन के आप देखेंगे O16, O17, O18, जिसमें मैक्सिमम O16 स्तर है, बाकी में बहुत कम है। तो ये समस्थानिक में परसेंटेज है। अगला सवाल है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। स्टार्च का आपको रासायनिक परीक्षण करना है, जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल ये 6th क्लास में ही आपको मिल जाता है कि स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसका परीक्षण करने के लिए आपका आयोडीन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आलू में स्टार्च होता है, तो इसमें आप आयोडीन मिलाएंगे तो उसका कलर आलू का नीला या काला रंग हो जाएगा, मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो ये रासायनिक परीक्षण किसके माध्यम से किया जाता है, आयोडीन विलयन के माध्यम से।
साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन का परीक्षण। स्टार्च का तो आप आयोडीन विलयन से कर देंगे, लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे दाल वगैरह है, इसमें प्रोटीन है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ में आपको प्रोटीन टेस्ट करना है, उसको आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें पानी की बूंदें डाल देंगे। फिर उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें वो खाद्य पदार्थ है उसमें कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा डालेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग कर दे तो बैंगनी रंग परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाएगा। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? प्रतिरोधकता सबसे अधिक प्रतिरोधकता इसमें आप देखेंगे नाइक्रोम की है। जो अपना हीटर वगैरह है उसमें वायर किसका रहता है? नाइक्रोम का रहता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोधकता है वो बहुत ज़्यादा होती, पिघलता नहीं है आसानी से। प्रतिरोधकता ज़्यादा होने का मतलब नाइक्रोम किससे बना है? निकल और क्रोमियम से बना है। 80% नाइक्रोम में निकल है और 20% क्रोमियम है। और इसका बहुत अधिक उच्च तापमान पर स्थिरता बनाए रखने के गुण के कारण ही इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में। इसके अलावा इसमें उच्च ताप की प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोधकता होती है। अब नाइक्रोम का गलनांक है, इतना ज़्यादा प्रतिरोधकता है कि इसका गलनांक है वो है 1400 यानी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड या 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये मेल्ट नहीं होता है। जैसे ये टेम्परेचर पहुंचेगा तब मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इसी प्रकार आपको पता है बल्ब में जो तंतु होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का क्यों होता है? क्योंकि तंतु बल्ब कितना गर्म होता है, यदि उसमें मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम हुआ तो कम ताप पर भी वो गल जाएगा, इसलिए इसका गलनांक इस ऐसा आपको फिलामेंट मिलेगा धातु का जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, वो है धातु टंगस्टन। आपको सवाल पूछ ले, काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, रेलवे में ही आया हुआ सवाल है ये कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता कितना है? तो वो होता है 34-22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि किसी भी धातु का एक तरीके से उच्चतम गलनांक है। कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीज, फल, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों में जो गूदा है ना उसमें पाया जाता है? स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। स्टार्च का अन्य वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आपको एमिलम देखने को मिलेगा। एमिलम है, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से पौधों में ऊर्जा का भंडारण करता है। इसके अतिरिक्त एमिलम, इसके अंतर्गत दो प्रकार का आता है, एक एमाइलेज, एक आता है एमिलोपेक्टिन। ये भी स्टार्च के आप अन्य नाम कह सकते हो, एमाइलेज, एमिलोपेक्टिन या एमिलम। नेक्स्ट सवाल आपको पूछा है CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो इन दोनों की अभिक्रिया करा दी आपने, CH3CH2OH यानी एथेनॉल की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन से करा दी। उस केस में आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल मिलेगा आपको और साथ ही साथ ऊष्मा भी मिलेगी। क्या मिलेगा? ऊष्मा और प्रकाश है। तो कहने का मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपका सवाल है, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ब्राउनिंग और मलिनीकरण यानी कलर चेंज होना, खाद्य पदार्थ का कलर चेंज हो जाए, बहुत लंबे समय तक रहे, कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाए, तो उस केस में उसमें परिरक्षक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? खाद्य पदार्थों के भंडारण में पेय पदार्थों की ब्राउनिंग रोकने के लिए, उसको धीमा करने के लिए उसमें सल्फाइड्स परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण की समस्या को कम करना, धीमा करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम सल्फाइड का उपयोग होता है। कहने का मतलब सल्फाइड का उपयोग होता है। और यहाँ पर एक और आपका नाम सुना होगा आपने, सोडियम बेंजोएट, वो भी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में काम आता है। एक केमिकल है सोडियम बेंजोएट। ये रसायन एंजाइमों को अवरुद्ध करके ऑक्सीकरण पर जो रिएक्शन है उसको रोकते हैं। ऑक्सीकरण से ही चीज़ें खराब होती हैं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ये रसायन एंजाइम है उसको अवरुद्ध करता है, जिससे फल और सब्जियों की रंग और गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा विटामिन सी भी एक प्राकृतिक परिरक्षक है, नेचुरल यदि कोई परिरक्षक है तो विटामिन सी है, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो। ये भी इस प्रक्रिया में मलिनीकरण या ब्राउनिंग को धीमा करने में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड भी मदद करता है। आगे एक सवाल है जिसका एसएससी ने गलत आंसर दिया है। ये सवाल है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र आपको बताया C6H5 और ये CO, तो ये इस फॉर्मूले वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? साथ ही साथ इन्होंने ये गलत रिलेट कर दिया कि कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग
और पेय पदार्थ जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय यौगिक है। तो यहाँ पर इसका आंसर सबसे पहले तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक की बात करें C6H5 का होल ट्वाइस CO। हो सकता है ये सवाल में ऑप्शंस मिस हो गए हैं, तो दोनों अलग अलग सवाल भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र C6H5CO है, इसका नाम है दोस्तों डाइफेनिल कीटोन, या फिर इसे बेंजाफेनोन कहा जाता है। ये है बेंजीन है ना C6H6 एक तरीके से, तो बेंजाफेनोन हो जाएगा। फिनोन, बेंजाफिनोन, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है ना CO, तो बेंजाफेनोन। और ये कई सौंदर्य प्रसाधनों में एक यूवी अवशोषक के रूप में काम आता है। एक सवाल है कि कौन सा सोडियम यौगिक अपने परिरक्षक क्रिया के लिए सास, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसे विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय है। तो कौन से यहाँ पर परिरक्षक, अभी जो सल्फाइट आया है ना, इसी प्रकार एक परिरक्षक है जो अपना सॉस, सलाद वगैरह में काम आता है, वो है परिरक्षक सोडियम बेंजोएट है। यदि ये सवाल पूछा है कि कौन सा परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट का, यदि फॉर्मूला पूछा तो सोडियम बेंजोएट होता है, इसका सूत्र C7H5NaO2 होता है, जो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण होता है। तो ये खाद्य पदार्थों में परिरक्षक का काम करता है, बैक्टीरिया, फफूंद, सूक्ष्म जीवों को रोकता है। तो इसका फॉर्मूला तो है C7H5NaO2 है सोडियम बेंजोइट का, और जो आपको ये दे रखा है ये बेंजाफिनोन का दे रखा है। अगला सवाल, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। कौन सा तत्व समूह 1 से संबंधित नहीं है? वैसे समूह 1 से संबंधित हाइड्रोजन है, लेकिन उनके गुण नहीं मिलते हैं। समूह 1 के साथ हाइड्रोजन के गुण नहीं मिलते हैं। बाकी समूह 1 में आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन के बाद आप देखते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ये सभी एल्कली मेटल्स हैं, क्षार धातुएं हैं। हालांकि ये इस समूह के शीर्ष पर है हाइड्रोजन, और एक गैर धातु है, जबकि समूह के बाकी सभी एलिमेंट धातु है और हाइड्रोजन एक अधातु, एक तरीके से गैस है। तो ये चीज़ें, इसके गुणधर्म मैच नहीं करते दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? इसमें आप देखेंगे गलत मिलान वाला युग्म यहाँ पर एंकिलोस्टोमा पिनकर्मी, जो एक गलत मिलान है। एंकिलोस्टोमा ये पिनकर्मी नहीं है। बाकी एस्केरिस खोलकर्मी है, विचरेरिया फाइलेरिया कर्मी है, टीन या फीता कर्मी है। अब इसका सही मिलान तो यहाँ पर आपके समक्ष है, और कुछ में जैसे ये तो हुकवर्म है, एंकिलोस्टोमा है ना, गोल कर्मी न होकर ये हुकवर्म है, न कि पिनकर्मी है। अब अन्य आप देखेंगे स्ट्रोंगाइलॉइड्स, ये जो गोलकर्मी है, स्ट्रोंगालॉइड्स है गोलकर्मी। फेसियोला है लिवर फ्लूक, एस्केरिस गोलकर्मी, विचरेरिया फाइलेरिया कर्मी, टीन या फीता कर्मी है, ट्रिचिलेना तिल्ली कर्मी है, डाइफिलोफ्रोबियम फीता कर्मी है, नेकोटर हुकवर्म है। ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है अन्य फैक्ट में। अब नोबेल प्राइज से एक और सवाल आप देखेंगे, 1956 का भी पूछ लिया है। 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। किस खोज के लिए इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है? विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डीन, वाल्टर हाउसर ब्रेटन। तो ये ब्रिटेन के हाउसर, जॉन बार्डीन, ब्रैडफोर्ड शॉकले ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। 1921 में आपको पता अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर उनके खोज के लिए। नेक्स्ट अपना देखते हैं क्वेश्चन 24। आपको मिलान करना है, यहाँ पर सही सुमिलित करना है। नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल का उचित नाम आपको बताना है। तो ये साइनो जीवाणु हो जाएगा। नील हरित शैवाल है साइनो जीवाणु। अब लाल शैवाल अभी आपको बताया है रोडो, लाल रोडोफाइटा है। हरित शैवाल, हरित शैवाल आपको पता है क्लोरोफिल है, तो क्लेमिडोमोनास। भूरा शैवाल है सार्गेशम, सार्गेशम भूरा शैवाल। तो ये सही रूप से सुमिलित आपको कर दिया है। निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के गुण के कारण ही जल हमेशा गोल सबसे कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इसलिए बूंद जल की होती है गोल। क्योंकि पृष्ठीय तनाव में जैसे जल, ये आपका जल पड़ा हुआ है, पानी है एक बर्तन में, तो पानी के नीचे खिंचाव बल लगेगा। ये जल की बूंद यहाँ पर है, ठीक है। नीचे अब बीच में बूंद है, उनको चारों तरफ से क्या लगता है? खिंचाव लगता है। लेकिन जो सबसे सतह पर बूंद है उनको नीचे की तरफ लगेगा और किनारों से लगेगा। तो वो खिंचाव के कारण ये जो ऊपर की सतह एक लेयर बना देती है, एक पतली सी लेयर, जिसको भेदना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे इसके ऊपर आपने सुई डाल दी तो वो अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि एक लेयर है काफ़ी मजबूत बन जाती है पृष्ठ तनाव के कारण।
तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव को किस में मापा जाता है, तो ये डिपेंड करता है कितना बल आप अप्लाई कर रहे हो और कितनी लंबाई पर कर रहे हो, न्यूटन पर मीटर। अब इसको आप अदर पद्धति में देखेंगे, न्यूटन के स्थान पर आप बल का डाइन ले सकते हो, ठीक है, डाइन पर, और लंबाई का सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर में मापते हैं, बिल्कुल सही दे रखा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तरल अणुओं के बीच सहसंजक बल पृष्ठ तनाव के रूप में जानी वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, तरल अणुओं के मध्य सहसंजक बल होता है जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये बल है अणुओं को। कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होता है। बिल्कुल, हमेशा पृष्ठीय तनाव के कारण, खींचाव के कारण बूंद हमेशा कम क्षेत्रफल गोल आकार में रहेगी। तीसरा स्टेटमेंट गलत दे रखा है। कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से क्या है, कम नहीं होता है, जल का पृष्ठीय तनाव ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको कमरे के तापमान पर बता दूं, पानी का पृष्ठीय तनाव कमरे के तापमान पर होता है 72.89 होता है। इसके सापेक्ष एथिल अल्कोहल का होता है 22.3। तो एथिल अल्कोहल का क्या हो गया, कम हो गया, पानी का ज़्यादा हो गया। ये बोल रहा है कि जल का कम होता है, जल का ज़्यादा होता है। सवाल पूछ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल का पृष्ठीय तनाव कमरे के तापमान पर कितना होता है, तो 72.89 या फिर आप कह सकते हो 72 मिली न्यूटन पर मीटर कह सकते हो, यदि आपके एसआई पद्धति में कहना है। और मिली न्यूटन को आप न्यूटन के रूप में दर्शाएंगे तो 4.65, सॉरी, यहाँ पर बल के केस में ये जो 72.8 था ना, तो इसमें 10⁻³ का अपन भाग देंगे तब काम बनेगा। और बाकी यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल का पूछ ले पृष्ठीय तनाव कितना होता है, ग्लिसरॉल का भी जल से कम होता है। ग्लिसरॉल का होता है 64 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। वैसे सबसे अधिक यदि पृष्ठीय तनाव की बात करें तरल पदार्थों में, जल का वैसे सबसे अधिक ही होता है, पानी का पृष्ठीय तनाव सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन पारे का उसमें भी सबसे ज़्यादा होगा। पारे का पृष्ठ तनाव होता है 465 डाइन पर सेंटीमीटर। तो पृष्ठ तनाव की चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है। और ये कैसे काम करता है, पानी की बूंद हमेशा गोल रहने का प्रयास करेगी। सुई का पानी पर तैरना भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। कीड़े पानी पर चलते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो परत बन जाती है पृष्ठ तनाव के कारण है, उसको भेदना मुश्किल होता है कीड़ों के लिए। और पृष्ठ तनाव को डाइन पर सेमी या न्यूटन प्रति मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटी-हेलमंथीज में प्रासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है। प्लेटी-हेलमंथीज, इसमें प्रासरण नियमन में ज्वाला कोशिकाएं मदद करती है। कौन सी कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं। सबसे पहले तो बात करती है प्रासरण नियमन, ये क्या चीज़ है। प्रासरण नियमन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में पानी और लवणों को कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। शरीर में पानी और लवण की मात्रा बैलेंस करने में प्रासरण नियमन बहुत ज़्यादा रेगुलेशन का काम करता है। और शरीर की कोशिकाएं सामान्य रूप से कार्य कर सकें, यदि जल और लवण कंट्रोल में रहे, बैलेंस में रहे, तो कोई क्षति नहीं होगी। प्रासरण नियमन ये चीज़ें करता है। तो प्लेटी-हेलमंथीज में प्रासरण नियमन का कार्य कौन करता है, कौन सी कोशिकाएं मदद करती है, तो ज्वाला कोशिकाएं करती है। प्लेटी-हेलमंथीज में प्रासरण नियमन में ज्वाला कोशिकाएं, जो फ्लेम सेल्स हैं, ज्वाला यानी फ्लेम सेल्स हैं, वो मदद करती है। ज्वाला कोशिका की क्या विशेषताएं हैं, ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो एक प्रकार की सरल उत्सर्जन और प्रासरण नियंत्रण प्रणाली बनाती हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर एक गुहा कैविटी होती है जिसमें कई छोटी छोटी सिलिया होती है, और ये सिलिया जल में लहराती रहती हैं, जिससे ये ज्वाला जैसी दिखती हैं। इसीलिए इन्हें सिलिया के कारण इसे फ्लेम सेल्स बोला जाता है। मनुष्यों में प्रासरण नियमन यानी पानी और जो लवण का कंट्रोल है वो कौन करता है, किडनी करती है, अपने गुर्दे करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर अपन, सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं। तो अपने आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की बात करेंगे तो 7 उपधातु का नाम आता है, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये उपधातु इंपॉर्टेंट है, कौन सी है कौन सी नहीं, यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर है। उपधातु जिसमें धातु और अधातु के बीच वाला गुणधर्म रहेगा वो उपधातु है। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, सभी को पता है। कुछ और कोशिकाओं के बारे में बात करें, न्यूक्लियस है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जो डीएनए को सुरक्षित रखता है और सभी कोशिकांगों का एक तरीके से कंट्रोल करता है, कोशिका का कार्यों का नियमन करता है, वो न्यूक्लियस आपका नाभिक है, केंद्रक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा उत्पादन में काम आता है, ग्लूकोज को तोड़कर ये एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा है वो बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहते हैं। राइबोसोम है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ,
ये एमिनो अम्ल जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 रेटिकुलम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, एक स्मूथ आती है, एक रफ आती है। रफ ER होती है, इसमें राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, रफ वाली है। और जो स्मूथ है ना, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, ये लिपिड संश्लेषण तथा विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करती है। काफ़ी बार पूछते हैं कौन सी अंतःप्रद्वी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि विषाक्त पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको हटाने में सहायता करती है। तो ये ER है, स्मूथ ER है। गोल्जी बॉडी कोशिका का यातायात प्रबंधक, पैकिंग का काम करता है गोल्जी बॉडी, पैकिंग परिवहन, पैकिंग और परिवहन का काम करेगा, यातायात प्रबंधक है। लाइसोसोम ये पाचन केंद्र के कोशिका का जो अनावश्यक पदार्थों को तोड़ देते हैं, कोशिका की सफाई में मदद करते हैं लाइसोसोम, इसे कोशिका के आत्मघाती थैली कहते हैं। कभी कभार लाइसोसोम पाचन में खुद की कोशिका को ही पचा लेता है। साइटोप्लाज्मा एक जेल जैसा द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी कोशिकांग स्थित होते हैं और जो भी जैविक प्रतिक्रियाएं होती है उसके माध्यम से होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी परत जो अणुओं के प्रवेश और निर्गम को, कौन से अणु बाहर से कोशिका में आएंगे कौन से नहीं आएंगे उनको कंट्रोल करती है प्लाज्मा झिल्ली। एक सेंट्रोसोम भी होता है, कोशिका विभाजन के दौरान काम में आता है। सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम्स है, तारक हैं, ये विभाजन में काम आता है, गुणसूत्र को अलग अलग करने में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट है जो कि पादप कोशिकाओं में आपको देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्योंकि ये भोजन बनाने में सहायक है। जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, नाम आपने सुने होंगे। तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। स्टेटमेंट देखिएगा, जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, पेड़ों या लियानास के रूप में पाए जाते हैं। इसमें कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता, कुछ एपीफाइट्स शामिल होते हैं। जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं कि इसमें बीज नहीं होते, केवल फूल होते हैं, जो कि गलत प्रतीत हो रहा है ये वाला स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म का मतलब बीज तो होते हैं लेकिन नग्न अवस्था में रहेंगे, ढकी हुई अवस्था में नहीं रहेंगे, खुली अवस्था में बीज आपको देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में। तो ये स्टेटमेंट कि बीज रहित बीज होते हैं लेकिन खुली अवस्था में होते हैं। जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं। परागण और निषेचन के बीच 1 वर्ष तक का समय लग सकता है, बहुत धीमे प्रजनन होता है। परागण होने से निषेचन के बीच में 1 वर्ष का समय लग जाता है और बीजों की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता होती है। जिम्नोस्पर्म शंकु या स्ट्रोबिली और अनावर्त बीज प्रदर्शित करते हैं लेकिन फूल नहीं। बीज यहाँ पर ढके हुई अवस्था में नहीं होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म बीज रहित नहीं होते हैं बल्कि खुले अवस्था में बीज होते हैं, ढकी हुई अवस्था में नहीं होते हैं। आवर्त बीज नहीं होते हैं, अनावर्त बीज होते हैं। अनावर्त बीज जैसे नग्न बीज या जिम्नोस्पर्म कहेंगे। बीज फूलों में, फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों और शंकुओं में खुली अवस्था में देखने को मिलेंगे। और ये जो जिम्नोस्पर्म के पौधे बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय पौधे होते हैं, इसके अंतर्गत आपका पाइनस, पर्सलर, साइनस, देवदार, ये सभी साइकस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। इसके विपरीत एक होता है एंजियोस्पर्म, जिसमें ढकी हुई अवस्था में बीज देखने को मिलेंगे। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ। एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के आते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। आपको पूछ ले कौन सा द्विबीजपत्री है, कौन सा एक बीजपत्री, तो आपको द्विबीजपत्री का याद रखना है। द्विबीजपत्री में आपका आलू आता है, मटर आता है, सूरजमुखी आती है, गुलाब, नीम, सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें, मूंगफली, ओक, ये सभी द्विबीजपत्री है। मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं, ये एक बीजपत्री के उदाहरण आप देख पा रहे हो, धान वगैरह। लेकिन यहाँ पर द्विबीजपत्री देखा आपने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज कब की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट कोशिका से जुड़ी हुई खोजों को बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में मांसपेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था और रिचर्ड ऑल्टमैन ने पहली बार 1894 में उन्हें कोशिका अंग के रूप में पहचाना और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था कार्ल बेंडा के द्वारा 1898 में। तो टर्म तो 1898 में दी गई है कार्ल बेंडा के द्वारा। पहली बार पहचाना कोशिका अंग के रूप में रिचर्ड ऑल्टमैन का नाम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में ऑल्टमैन ने की है। बाकी कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था 1857 में सबसे पहले। प्लास्टिड शब्द 1866 में अर्नेस्ट हेकल द्वारा गढ़ा गया और 1883 में एंड्रियो शिम्पर प्लास्टिड की स्पष्ट परिभाषा देने वाले व्यक्ति बने। हेकल ने गढ़ा था नाम। गुणसूत्र शब्द का निर्माण वोल्डेयर ने 1888 में किया था। तारक काय सेंट्रोसोम की खोज ब्रेंडन के ने 1883 में की। बाद में थियोडोर बोवेरी ने 1888 में इसका नामकरण किया। इसी प्रकार कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उन्हें कोशिका की
कॉक की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवेनहॉक ने जो आपको पूछा 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को पता, सबसे पहले जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पता लगाया था। कोशिका के केंद्र का पता 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। और कोशिका में जो जीव द्रव्य है ना, वो पुरकुंजे ने तरल पदार्थ जीव द्रव्य को खोद नाम दिया था 1839 में। दो जैव वैज्ञानिक नाम आता है, स्लाइडन और श्वान है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने हैं। तो स्लाइडन श्वान का सिद्धांत था, अपन जो भी बने, पौधे जो भी बने, उसकी मूल और क्रियात्मक इकाई, शुरुआती इकाई वो कोशिका ही है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है, विर्चो ने कहा था। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है खोज के मामले में। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे उनमें क्या नहीं होता है, नहीं पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है, भाई कौन सी जीवाणु वगैरह में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जीवाणु में नहीं होता है, वायरस में नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि वे जीवित कोशिकाओं के बिना स्वयं को सक्रिय नहीं कर पाते हैं। जो वायरस होता है किसी जीवित कोशिका में ही अपने आप को एक्टिव कर पाता है, अदरवाइज वो मृत अवस्था में रहता है। अब ऐसे कौन से कोशिकांग है जिसमें डबल मेम्ब्रेन वाली कोशिका झिल्ली है? तो जो यूकैरियोट में कोशिका झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाले अंग हैं नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। सवाल पूछ लेते हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से? ये तीन है। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? तो यहाँ पर 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में एक तत्व आता फ्लोरीन, फ्लोरीन को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया। ये मान पीरियोडिक टेबल में तत्वों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विद्युत ऋणात्मकता मापने के लिए जो मान दिया गया है यहाँ पर फ्लोरीन को दिया गया है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये सबसे पहले 4.0 के रूप में मान दिया है। किसने दिया है? लिनियस पॉलिंग ने दिया है 1922 में। कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ही हो। जैसे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, या फिर दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 1 है। या तो जो आउटर शेल है उसमें यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? उसको त्याग देगा 1 इलेक्ट्रॉन को, ताकि स्थायीकरण के लिए बाह्यतम कोश भरा रहे, तो 1 को त्याग देगा। अब त्यागेगा ऐसा कौन सा धनात्मक तत्व है जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है? ऐसा है सोडियम। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 1, 11 इलेक्ट्रॉन। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करके ये स्थायी हो जाएगा। 2, 8 स्थायी है, जो अक्रिय गैस नियोन का है। नेक्स्ट अपना है Na+ बना देगा, 11 में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो संग संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। आर्थ्रोपोड के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना भाई। तो यहाँ पर लिग्निन आर्थ्रोपोड के बाह्य कंकाल का मुख्य घटक होता है। एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक, बाह्य कंकाल का मुख्य घटक जो संधिपाद में होता है ना, वो लिग्निन होता है। मुख्य घटक लिग्निन है बाह्य कंकाल का। संधिपाद यानी जो आर्थ्रोपोडा में कठोर बाह्यकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता है। वर्ग इंसेक्टा संघ संधिपाद का सबसे बड़ा वर्ग है। सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में 85% से अधिक संधिपाद है। तो पूछा गलत कौन सा है? पहला ही स्टेटमेंट गलत दे रखा है। लिग्निन संधिपाद के बाह्य कंकाल का मुख्य घटक होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि संधिपाद के बाह्य कंकाल का मुख्य घटक होता है चाइटिन का हो, काइटिन का हो। काइटिन इसका मुख्य घटक होता है संधिपाद के बाह्य कंकाल का, न कि लिग्निन। लिग्निन के स्थान पर आएगा काइटिन। लिग्निन मुख्य रूप से कहाँ होता है? पेड़ पौधों के सेलुलोज के साथ में पाया जाता है। तो ये तो आपका संधिपाद एक तरीके से बात हो रही है। मुख्य घटक बाह्य कंकाल का तो ये सेलुलोज, पेड़ पौधे नहीं है। तो पेड़ पौधों में लिग्निन होता है, सेलुलोज के साथ पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा की बात जो कर रहे हैं अपन, संधिपाद की बात कर रहे हैं, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा संघ है संधिपाद। और आर्थ्रोपोडा में देहगुहा रक्त से भरी होगी, जुड़े हुए पैर होंगे। आर्थ्रोपोड में पैर हमेशा जुड़े हुए होंगे। सममिति और शरीर खंडयुक्त इसमें भी होता है। अब आर्थ्रोपोडा के उदाहरण में पेलिमोन, तितली, मक्खी, एरेनिया और पेलेमीशिया
केकड़े, पेरिप्लेनिटा, मस्का और स्कोलोपेंड्रा, शतपाद, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया? अब कैवेंडिश ने ये आपका कैपिटल नहीं, हाँ कैपिटल जी का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले दिया था। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू होती है 6.674 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मात्रक याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ये कैंडिडेट सभी ऑप्शन में 6.674 देख लेते, 10⁻⁻11 देख लेते, मात्रक में कन्फ्यूज किया जाता है। दो मात्रक इसके प्रचलित है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाएगा, या फिर तो सवाल पूछ लें कि जो अपना गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसकी वैल्यू किसने दी? आप कहेंगे हेनरी कैवेंडिश ने दी है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हेस किस खोज के लिए मशहूर है? विक्टर फ्रांज हेस ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए मशहूर है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ये फ्रांज हेस ब्रह्मांडीय विकिरण, जिसे आप कॉस्मिक किरणों के लिए कहेंगे, तो ये भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हेस है, कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए मशहूर है। 1912 में इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाली कणों की एक धारा होती है, जिसे बाद में कॉस्मिक रेज कहा है 1912 में, कि वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाली कुछ धारा तरंगे होती है जिसे आप कॉस्मिक किरणें कहते हो। इस हेतु 1912 में तो ये सिद्ध किया, लेकिन 1936 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये विक्टर हेज है, ब्रह्मांडीय विकिरण या कॉस्मिक रेज की खोज के लिए जाने जाते हैं। हेज है, हेज कॉस्मिक रेज की किसने खोज की थी कि डाइबोरॉन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई एल्कोक्सी बोरॉन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है। तो ये एक तरीके से प्रयोग किया था सबसे पहले H.C. ब्राउन ने। इन्होंने कहा कि डाइबोरॉन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई एल्कोक्सी बोरेन बनाता है, जिसका उपयोग जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनाता है। तो ये डाइबोरॉन इनके साथ रिएक्शंस करके डाई एल्कोक्सी बोरॉन बनाता है, फिर जलीय अपघटन पर एल्कोहल बनता है। ये H.C. ब्राउन ने खोज की थी। 1,3 डाइमेथिल बेंजीन को किस रूप में भी जाना जाता है? 1,3 डाइमेथिल बेंजीन एम जाइलिन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे आप कहेंगे एम जाइलिन मेटाजाइलिन। ठीक है, ये बेंजीन का एक समानांतर आइसोमर है जिसमें दो मैथिल समूह होते हैं। 1,3 दो पर डाइमेथिल है ना, और दो मैथिल समूह बेंजीन के अणु के पहले और तीसरे कार्बन पर रहेंगे। जो बेंजीन का अणु रहता है इस पर ये 6 कार्बन है, तो दो मैथिल समूह रहेंगे पहले और तीसरे कार्बन, पहले और तीसरे यहाँ पर 1 2 3। तो ये है ना, एक तो एक पर है आपका CH3, एक है फिर 3 पर CH3, तो इसे आप कहेंगे एम जाइलिन है। औद्योगिक प्रक्रिया में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिससे परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है, जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो ये हो जाएगा कैलोट्रोपिस। तो यहाँ पर कैलोट्रोपिस में रासायनिक यौगिक होते हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइड, जो इसे परभक्षियों से बचाने में मदद करता है, और ये रसायन जानवरों के लिए विषैले होते हैं जिससे उन्हें इस पौधे से दूरी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो किस पौधे को हानिकारक खरपतवार कहेंगे? कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है पादपों में मध्य पटल प्राथमिक कोशिका द्वितीयक भित्तियों के बीच में मौजूद होता है, और ये कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। पादपों में पैक्टिन मध्य पटल, प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है। पादपों में एक दोस्तों पैक्टिन देखने को मिलता है, इसके अतिरिक्त आपको लिग्निन भी देखने को मिलता है। ये दोनों की स्थिति के बारे में बात करें तो पैक्टिन है ये मिडल जो लेमेला मध्य पटल और प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक भित्तियों के मध्य, पादप में प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक भित्ति है और मध्य पटल, इनके बीच में तो आपको पैक्टिन देखने को मिलेगा। एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है जो कोशिकाओं के बीच कड़ी पकड़ बनाने में मदद करता है और कोशिका विस्तार के समय भी प्रारंभिक चरणों में संचित हो जाता है। लिग्निन है ये द्वितीयक कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। पैक्टिन तो मध्य प्राथमिक द्वितीयक सभी में है इनके बीच में, लेकिन लिग्निन केवल द्वितीयक कोशिका भित्तियों में पाया जाएगा। उन पादपों में पाया जाता है जो कठोरता और ताकत के लिए आवश्यक होता है, उसमें लिग्निन हो जाएगा। पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनकर बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है।
कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइसिन, पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइसिन, इससे बनी होती है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। सवाल पूछा है H2SO3 तत्वों का प्रतिशत संगठन क्या है, यानी हाइड्रोजन कितने परसेंटेज है, सल्फर और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है। तो H2SO3 का मोलर द्रव्यमान टोटल कितना है, 82 ग्राम पर मोल है। कैसे, आपको पता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, एक परमाणु का होता है हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर H2 है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, H2 का 2 हो जाएगा। सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 दूनी 32 होता है। और ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 अणु हैं, एक का अणु का होता है ऑक्सीजन का 16, 3 का द्रव्यमान होगा 48 से, 48 और 2 50, 50 और ये 82 हो जाएगा 32। तो 82 इस पूरे का मोलर द्रव्यमान है, पूरे का द्रव्यमान है H2SO3 का 82 है। अब प्रत्येक का आपको परसेंटेज निकालना है, इस 82 में से हाइड्रोजन का कितना है, इस 82 में से हाइड्रोजन आप कहेंगे 2 है, तो 2/82 गुणा 100 करेंगे तो आपका लगभग 2.5% हाइड्रोजन का है। इसी प्रकार 32 सल्फर का है तो 32/82 गुणा 100 करेंगे तो 39% सल्फर है, 48/82 गुणा 100 करेंगे तो 58.5% ऑक्सीजन है। इस प्रकार आपको परसेंटेज निकालना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, तो यहाँ पर गलत रूप से सुमेलित जो क्लासिफिकेशन वाला सवाल पूछा है, इसमें टेरिडोफाइटा का उदाहरण इन्होंने साइकस जो जिम्नोस्पर्म का दे दिया है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म अभी आपने देखा, टेरिडोफाइटा का नहीं है, गलत है। टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया, फर्न और हॉस्टेल आते हैं। थेलोफाइटा में एक तरीके से यहाँ पर विभेदित जड़ तना पत्तियों में नहीं होता है ये पौधा थेलोफाइटा। इसके उदाहरण में यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कारा, ये थेलोफाइट है। ब्रायोफाइट में मॉस, मार्केशिया, रिक्शिया। टेरिडोफाइट में मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल। जिम्नोस्पर्म में जितने भी कौनधारी हैं, चीड़, पाइनस, साइकस, ये सभी। एंजियोस्पर्म में द्विबीजपत्री इंपॉर्टेंट है, आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब, नीम, सेब, बरगस, बीन्स, टमाटर, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया है। तो रेडियो तरंगों का सबसे पहले 1890 में एक तरीके से रेडियो के पिता भी कहा जाता है, वो है दोस्तों मार्कोनी। कौन है, जी मार्कोनी, गुगलीमो मार्कोनी। इन्होंने रेडियो संचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मार्कोनी ने। अगला सवाल नंबर 44, कौन ताजे पानी के तालाब, झील, दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें चलन लोकोमोशन हेतु शूक है या पैरापोडियो होता है। तो एनालिडा होता है ना, ये जो आपका तालाब है, झील है, दलदल है, इसमें पाया जाता है जिसमें चलन हेतु शूक काम में लेते हैं, चलने के लिए मोशन हेतु शूक या पैरापोडिया काम में लेते हैं, ये एनिलिडा है। एनिलिडा के उदाहरण में केंचुआ, नेरिस और जौंक आ जाते हैं। अगला सवाल, यौगिक और उनके क्वथनांक के निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सम्मिलित है। ये 2 सवाल आ गए थे, यौगिक और उनके क्वथनांक में कौन से युग्म शामिल है। आपको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का दे रखा है, क्वथनांक है 334 केल्विन, मेथेन का 111 केल्विन। तो इनमें से सही कौन से हैं, आपको पूछा ना, दोनों ही सही है। आपको बता देता हूँ, सभी का क्वथनांक और गलनांक है, दोनों से ही सवाल पूछा गया है एक्चुअली इसमें। तो एसिटिक एसिड CH3 COOH, एसिटिक एसिड का गलनांक होता है 290 केल्विन और क्वथनांक 391, लगभग 100 कम है गलनांक क्वथनांक से। एसिटिक एसिड का क्वथनांक सबसे अधिक यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 है और गलनांक 209 है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें आपका गलनांक 250 और क्वथनांक 349। एथेनॉल का गलनांक 156 है, क्वथनांक 351। मेथेन का गलनांक 90, क्वथनांक 111। मेथेनोइक एसिड में गलनांक 281, क्वथनांक 373। ये सभी केल्विन में आपको याद रखने अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है, इनमें से आप सबसे अधिक क्वथनांक की बात करेंगे ना, तो एल्काइन, बॉन्डिंग ज़्यादा है ना, 3 बंद है, अब बंद को तोड़ने में ऊर्जा चाहिए ना, तो क्वथनांक सबसे ज़्यादा है। काइन में 3 बॉन्ड है, ईन में एल्कीन में डबल बॉन्ड है, एन में 1 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड का क्वथनांक एक तरीके से कम होगा। इनमें से सबसे कम मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का है, हाईएस्ट एल्काइन का, फिर एल्कीन, एल्केन और सबसे कम मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक सबसे कम है। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी हो। सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी है एस्केरिस में। एस्केरिस में पेशीय ग्रसनी होती है जिसमें पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होता है। पेशीय ग्रसनी क्या करती है, ये भोजन को निगलने और पाचन प्रक्रिया में सहायता करती है, एस्केरिस में होती है एक सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी। अंतिम सवाल है, सवाल पूछा गया है, वसा और चीनी का क्रीमीकरण, अंडे की सफेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन के उदाहरण हैं। किण्वन में ये आपका यांत्रिक किण्वन है, एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से किण्वन हो रहा है ना,
जैसे अंडे की सफेदी को फेंट रहे हैं, भारी क्रीम को फेंटना एक फिजिकल फर्मेंटेशन है या मैकेनिकल फर्मेंटेशन इसे कहेंगे, यांत्रिक किण्वन आप कह सकते हो। वसा और चीनी का क्रीम क्रीम अलग करना है, भारी क्रीम को फेंट देना है। तो ये सभी यांत्रिक किण्वन की प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को बदलने के लिए यांत्रिक बल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फेंटना, मिक्स करना। एथेनॉल किण्वन किण्वन भी एक आता है, किण्वन में एथेनॉल किण्वन। ये प्रक्रिया खमीर यीस्ट में होती है और जिसमें जो ग्लूकोज है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इस किण्वन में। तो ये 50 क्वेश्चंस आज के सेशन में। इसी प्रकार ऐसे ही 20 से 23 सेशंस में अपन पूरे लगभग 1155 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस 1155 की ये पीडीएफ ऑलरेडी रेडी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से अभी प्रथम 100 यूजर्स के लिए 50% का डिस्काउंट है। जैसे ही 100 यूजर्स ये फ़ायदा उठा लेंगे फिर इसकी प्राइस नॉर्मल कर देंगे अपन। तो ये एक लॉन्चिंग डील कह सकते हो या फिर दिवाली सेल के ऑफर पर आपके लिए, रेलवे कैंडिडेट के लिए स्पेशल यहाँ पर, क्योंकि अभी जो रेलवे के एग्जाम्स में टीचर्स ले रही है तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। साइंस का अच्छा लेवल है और एक्स्ट्रा फैक्चराइज आपको और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है। आप हमारी वेबसाइट पर और भी देख सकते हो, यहाँ पर ई बुक और भी मिल जाएगी आपको, डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें आपके मैंने एसएससी 2023 के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 5311 क्वेश्चन है, लगभग 5400 क्वेश्चन है। तो ये 5400 क्वेश्चन 2023 में पूरे टीसीएस एग्जाम्स के जीके के आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कला, संस्कृति, जनगणना, पुस्तक लेखक, खेल, विज्ञान, योजना, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल है। लगभग 12 से 13 यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड है, इकोलॉजी, विविध, करंट अफेयर्स हैं। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो मिनिमम प्राइस में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की दे दूंगा, ताकि बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करने वाली। 2024 के 1-2 दिन में अपन डाल देंगे 2024 में जो भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनका जीके, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में बदलता रहता पैटर्न, तो लेटेस्ट का आपको आइडिया होगा। और प्रीवियस ईयर के सेट प्लस आप एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका रेलवे में काम हो जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ जाना। अभी ऑफर चल रहा है टीटीजी कूपन कोड से, वहाँ पर भी आप डिस्काउंट का लाभ ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।